लद्दाख में अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे और इन प्रोटेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को जो मिली वो ये थी कि एक शब्द का प्रयोग किया गया कि जेनजी प्रोटेस्ट है। जेनजी प्रोटेस्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपने डेवलपमेंट देखा और मैंने आपके साथ वीडियो भी बनाया था कि कैसे नेपाल में जेनजी के नाम पर प्रोटेस्ट को मैन्युफैक्चर करके एक रेजिम चेंज किया गया। क्या भारत के लद्दाख में ये जो चीज़ एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पर अपनाई गई, क्या ये एक लेबोरेटरी थी जिससे कि भारत में आगे अन्य थिएटर्स में इस पर्टिकुलर जेनजी प्रोटेस्ट को मैन्युफैक्चर करके एक कवर देकर यहाँ पर भी मिनिएचर लेवल पर, माइक्रो लेवल पर ये प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे? आफ्टर ऑल ये इशू है क्या? लद्दाख में ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जेनजी का कवर लेकर कर रहे थे, ये हुआ क्या? देखिए, लद्दाख में समस्या ये है कि इस समय कुछ लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट इस बात का कर रहे हैं कि हमें 6th शेड्यूल में लद्दाख को डालना है। अब ये 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की चर्चा जो है ये एक आम आदमी को समझ नहीं आती। मैं एक बहुत साधारण लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स थे। जब आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को लगा कि कुछ आर्टिकल्स को हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेबोरेट नहीं कर पा रहे वहाँ पर बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक डिसीजन ये लिया गया कि ठीक है, जो इश्यूज़ को वहाँ पर आर्टिकल्स लिखने के टाइम पर इलेबोरेट नहीं कर पा रहे उनको हम एंड में जाकर इलेबोरेट कर देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा लिखने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का एक अपेंडिक्स तैयार हुआ। उस अपेंडिक्स को बोला गया शेड्यूल। तो आज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल्स हैं वो और कुछ नहीं बल्कि एक अपेंडिक्स है। एक साधारण लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर बात हो रही है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की। अब ये 5th और 6th शेड्यूल में क्या अंतर है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल एरियाज़ को लेकर भारत के अंदर जितने भी हैं उनको एक स्पेशल मेंशन दिया गया है 5th और 6th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में भारत के सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया के सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं। इन ट्राइबल एरियाज़ में ये बात बोली गई है कि यहाँ पर कोई भी विकास कार्य जो होगा उसमें ये ट्राइबल्स अपने काउंसिल्स बनाकर गवर्नर के साथ इंगेज करके डेवलपमेंटल प्लान्स बनाएंगे और डेवलपमेंटल प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जो 6th शेड्यूल है वो स्पेसिफिकली है ट्राइबल एरियाज़ नॉर्थ ईस्ट के लेकर। नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी संस्कृति, उनका जिस तरीके से जीवन शैली है वो बहुत अलग है। इस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने एक 6th शेड्यूल के तहत नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज़ को कुछ अलग पावर्स दी हैं। वहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो खास करके 6th शेड्यूल में कवर्ड हैं, उन ट्राइबल एरियाज़ में जो ट्राइबल काउंसिल्स हैं वो ट्राइबल काउंसिल्स खास करके सिर्फ डेवलपमेंटल प्लान्स नहीं बनाएंगी बल्कि उनको एग्जीक्यूट भी करेंगी। उनके पास जुडिशियल पावर्स भी होंगी, टैक्स को रेज करने की पावर्स भी होंगी। तो कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि जो टेरिटरीज आज भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में हैं, बोले तो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ वाली हैं, उनके पास रिलेटिवली डेवलपमेंटल पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। लद्दाख में जो लोग, चुनिंदा वर्ग वहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहा है, वो कहता है कि हमें लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालना है। हम वो कहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इसलिए डालना है क्योंकि लद्दाख का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अगर लद्दाख का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो फिर आपने 5th शेड्यूल की मांग क्यों नहीं करी? आपने 6th शेड्यूल की क्यों करी? और अगर आप 6th शेड्यूल की मांग करते हैं तो ये बात आप भी जानते हैं कि 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट का जो प्रोविज़न है वो नॉर्थ ईस्ट के प्रोविज़न के सवाए अगर लद्दाख को वहाँ पर ऐड करना है तो सबसे पहले उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी। अगर आपको वो भी नहीं पता है तो चलिए उस इशू को भी हम छोड़ देते हैं एक मोमेंट के लिए, जो लीगल इशू है। सवाल ये उठता है कि आप आज प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? प्रोटेस्ट इस बात से एक चुनिंदा वर्ग लद्दाख में कर रहा है ये कह के कि हमें लद्दाख को 6th शेड्यूल में इसलिए डालना है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लद्दाख में कर रही है, उन प्रोजेक्ट्स के तहत लद्दाख की इकोलॉजी यानी कि लद्दाख का पर्यावरण डैमेज हो रहा है। उस पर्यावरण को और उस इकोलॉजी को बचाने के लिए लद्दाख को 6th शेड्यूल में पावर दी जाए। लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाया गया तो होगा ये कि लद्दाख के पास कुछ ऐसी पावर्स आ जाएंगी 6th शेड्यूल के तहत कि कल को अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लद्दाख में एक हाईवे बनाना हो, एक टनल बनानी हो, तो उसके लिए बैठकर पहले कई साल तक वो लोकल लेवल पर क्लियरेंसेस लेती रहेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में गेम क्या हो रहा है? गेम ये हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। लोकल लेवल पॉलिटिक्स में, खास करके 6th शेड्यूल बेस्ड पॉलिटिक्स में वो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर अफेक्ट करेंगे और लद्दाख की डेवलपमेंट रिटार्ड होगी। अब सबसे बड़ी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग जो चुनिंदा वर्ग लद्दाख का, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ चुनिंदा वर्ग, क्योंकि यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता ये है कि पूरा लद्दाख और लद्दाख के सारे लोग इस प्रोटेस्ट के साथ नहीं हैं। ये एक चुनिंदा वर्ग है लद्दाख में जो पूरा का पूरा ड्रामा डाल के यहाँ पर बैठा है।
ये चुनिंदा वर्ग बार बार अब ये कहता है कि लद्दाख की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है और भारत की सरकार जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रही है उसकी वजह से ये फ्रेजाइल इन्वायरमेंट इकोलॉजी लद्दाख की डैमेज हो रही है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आज से कुछ साल पहले जब अक्साई चीन के इलाके में, वेस्टर्न तिब्बत के इलाके में और जिंजियांग के इलाके में जब चाइना एक मास लेवल पर अग्रेसिव डेवलपमेंट कर रहा था, उस डेवलपमेंट के तहत वो बंकर्स क्रिएट कर रहा था, स्ट्रेटेजिक हाईवेज क्रिएट कर रहा था, G219 जो हाईवे उसने बनाया हुआ है वो क्रिएट कर रहा था, एयर बेसिस, एयर स्ट्रिप्स क्रिएट कर रहा था, अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए वहाँ पर लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन्स क्रिएट कर रहा था। उस पूरे अग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपेन के तहत चाइना ने जो मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लद्दाख की फ्रेजाइल इकोलॉजी में छोड़ा, आपने उस समय इसका प्रोटेस्ट किया? उस समय जब लद्दाख की इकोलॉजी पिछले कुछ सालों से रिपीटेड लेवल पर चाइना के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स से जब अग्रेसिव तरीके से डैमेज हो रही थी, आपने उस समय प्रोटेस्ट किया कि भारत की सरकार चाइना को एक मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे रही? उस समय आपने ये चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया कि भारत की सरकार चाइना के उन प्रोजेक्ट्स को रोक क्यों नहीं रही, क्योंकि मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन चाइना से होता हुआ वो भारत की लद्दाख की ओर आ रहा है, जिसकी वजह से लद्दाख की फ्रेजाइल इकोलॉजी डैमेज हो रही है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ये जो चुनिंदा वर्ग यहाँ पर बैठ के ये प्रोटेस्ट कर रहा है, इस प्रोटेस्ट के पीछे का रीज़न क्लियर है। वो रीज़न सिंपल है कि जो पिछले 4 साल में भारत और चाइना के बीच में लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ हुआ है, यदि किसी ने वो स्टैंड ऑफ को एक एनालिटिकल और डीप लेवल पर पढ़ा है और आप में से अगर कोई लोग उसको जानते हैं तो आप समझेंगे कि वो एक ही वर्ड की वजह से हुआ है और वो वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत चाइना के उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पैरिटी प्राप्त कर रहा है और जब से चाइना के उस इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत एक पैरिटी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, एक कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट है उस पर्टिकुलर पैरिटी यानी कि उस इक्वालिटी को तोड़ने के लिए, एक कॉन्सर्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके लद्दाख जैसे एक वेरी सेंसिटिव वोलेटाइल बॉर्डर रीजन में ना बनाए। और यहाँ पर जो टैक्टिक का प्रयोग किया गया है वो क्लासिक टैक्टिक है चाइना के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट की। 1920s में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का गठन हुआ था तो उस समय माओ जेडोंग ने बोला था कि हमारे पास 3 मैजिक टूल्स हैं, और माओ जेडोंग ने बोला था कि सबसे पहला मैजिक टूल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दूसरा मैजिक टूल है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का आर्म्ड विंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और तीसरा है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपोगेंडा विंग जिसको कहते हैं यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट। उस समय इसको सिर्फ यूनाइटेड फ्रंट बोला जाता था, लेकिन चाइना जब 1949 में माओ जेडोंग ने कुमिंटन्स को हरा के जब उसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया तो यूनाइटेड फ्रंट को एक डिपार्टमेंट का दर्जा देते हुए एक यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, जो आज चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो चाइना की सेंट्रलाइज्ड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी देखरेख के अंडर काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट है, इसकी गतिविधियां कुछ समय से और कुछ देर से भारत बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है। यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट भारत में पिछले कुछ सालों से एक प्रोपोगेंडा कैंपेन चला रहा है। कैंपेन ये चला रहा है जो कि 2 फ्रंट कैंपेन है। इसके दोनों फ्रंट्स आप समझ लीजिए। पहला फ्रंट ये है कि वो बार बार एक अग्रेसिव मीडिया पोस्चरिंग करता है ये कह के कि अरुणाचल साउथ तिब्बत का हिस्सा है, और जब जब वो ये कोशिश करता है उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि लोगों के माइंड को गुमराह किया जाए, और इसी प्लान के अंडर आता है अलग अलग स्थानों का नया नया नाम रखना, जो चाइना ये कार्टोग्राफिक अग्रेशन करता रहता है। और दूसरा यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट की जो टैक्टिक भारत में इस समय चल रही है वो ये है कि भारत के अंदर लद्दाख के रीजन में और कश्मीर रीजन में इन पर्टिकुलर भारत की तरफ से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर क्रिएट किया जाए तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव डिक्लेयर करवाकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर किए जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत की तरफ से किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अगर क्रिएट किया गया तो जाहिर सी बात है कि वो चाइना के काउंटर में क्रिएट किया जाएगा, और चाइना इस बात को नहीं चाहता है कि भारत आज अपने एयर बेसिस हों, हाईवेज हों,
दबरुक दौलत बेग ओल्डी रोड हो, या वो दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप हो, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो अपने साइड पे बनाए, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि भारत के पास हिमालयन रीजन में एक एज हो। आज कितनी आयरॉनिकल बात है कि ये प्रोटेस्टर्स जब चाइना ने डेवलपमेंट करके लद्दाख की इकोलॉजी को तबाह किया, उस समय कोई प्रोटेस्ट नहीं किए, उस समय किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब सडनली ये सारे प्रोटेस्ट आ गए। और तो और ये प्रोटेस्ट अब यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप एक प्रोपोगेंडा की मेथडोलॉजी को समझ लीजिए। अभी एक मास लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर एक प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करके एग्जीक्यूट हो गया। अब ये प्रोटेस्ट शांत भी हो गया। अब जब ये प्रोटेस्ट शांत हो गया तो ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ यहीं रुक जाएगी, क्योंकि अब असली कार्य स्टार्ट होगा। असली कार्य होगा अगले 10 से 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। और असली कार्य में अब ये होगा कि सबसे पहली बात, एक इंटेलेक्चुअल वर्ग, अब सडनली आप देखिएगा कि कुछ न्यूज़पेपर से लेकर, कुछ मीडिया डिबेट से लेकर, कुछ मीडिया रिपोर्ट से लेकर, और कुछ सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल के विशेषज्ञों के साथ बैठकर पॉडकास्ट्स में भी आएगा, जो इस बात को बार बार उजागर करने की कोशिश करेगा कि कैसे भारत की तरफ से की गई कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी लद्दाख के लिए इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया के लिए खराब है, और भारत इस समय डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहा है इन्वायरमेंट को बर्बाद करते हुए। और भारत इस समय एक ऐसी रणनीति पे बैठा हुआ है कि जहां पर वो एक फ्रेजाइल इकोलॉजी, इस फ्रेजाइल इकोलॉजी के अंदर लोगों के ट्राइबल कल्चर्स को रैप करके पेश करके दिखाया जाएगा कि कितनी एक इनसेंसिटिव सरकार है। लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि एक इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम, एक क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम एक बच्चा जानता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि ये एक ग्लोबल कॉमन्स की प्रॉब्लम है। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी दूसरे की यहाँ पर भी हुई हो लेकिन अफेक्ट आपको करेगी। अमेरिका ने जितना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूरोप ने जितना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में इतनी बढ़ी कि जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, उस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि क्लाइमेट चेंज किया किसी ने, लेकिन खमियाजा कौन भुगत रहा है। और यही चीज़ यहाँ एप्लीकेबल है कि जब चाइना करे तो ठीक, और जब चाइना कोई डेवलपमेंट करे तो शांत, लेकिन भारत डेवलपमेंट कोई करे तो वो इकोलॉजिकली वल्नरेबल, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इनसेंसिटिव डेवलपमेंट हो गई। तो रियलिटी क्या है अब आपके सामने है। पर समस्या ये है कि रियलिटी यहाँ नहीं रुकती है। ये कैंपेन एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सर्टेड कैंपेन होता है, जिसमें स्ट्रीट प्रोटेस्ट से लेकर इंटेलेक्चुअल लेवल तक प्रोटेस्ट से लेकर अलग अलग स्थानों पर एक नरेटिव क्रिएशन किया जाता है। और भारत इस समय एक बहुत बड़ा विक्टिम बन चुका है इस कॉग्निटिव वॉर का, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये नरेटिव एंड कॉग्निटिव वॉर कैसे अब एक्सेंचुएट होने जा रही है एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर, कि देखिए भारत की डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इनसेंसिटिव हैं इन्वायरमेंट को लेके, ट्राइबल सेंसिटिविटीज़ को लेके। लेकिन सरप्राइजिंग बात है कि जब चाइना करे तब ना तो कोई इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी आती है, और जब चाइना कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी करके इंडिया में पोल्यूशन को भेजे जो कि क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन होता है, तब ना ही किसी प्रकार की कोई ट्राइबल सेंसिटिविटी और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी होती है। तो यहाँ पर गेम क्या है, आई बिलीव अब आपको पूरा क्लियर होगा। और गेम बार बार 6th शेड्यूल शब्द का क्यों है? अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटी ही थी तो आप 5th शेड्यूल भी बोल सकते थे, पर 6th शेड्यूल ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एक्टिविटी कपल्ड विद यहाँ पर चाइना की पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट ब्लैंकेट बैन, और यहाँ पर हमारी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली बोलना, गेम क्लियर है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ये जिस प्रकार का गेम खेल रहे हैं ये बड़ा पुराना है, ये लॉन्ग रन में देश की इस विकास की कार्य को रोकने नहीं वाला। धन्यवाद।